क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए इवोल्यूशन की कहानी में हम और आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक के पिछले एपिसोड्स में हमने काफी कुछ कवर किया। हमने देखा डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन काम कैसे करता है, उसको समझा हमने देखा कि डायरेक्शनल, डिसरप्टिंग और स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन कैसे काम करते हैं, उस पूरे कॉन्सेप्ट को हमने देखा, जाना, समझा। एडॉप्टिव रेडिएशन क्या होते हैं, मार्सुपियल रेडिएशन का मतलब क्या होता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं, एनालोगस ऑर्गन क्या होते हैं, पढ़ा हमने। चलिए एक टर्म मैं आपको देता हूं, आप पता करके मुझे बताइएगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपको, देखो, परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट, पता नहीं आप पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं, पर पढ़ा कीजिए। ठीक है, पढ़ा कीजिए बेटा, एक बार उसको मेरे कहने में पढ़ लिया कीजिए। क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है कि एग्जाम जो है वो बहुत अधिक प्रिडिक्टेबल आप नहीं मान सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जो है इस बार से मैंने कहा ना आपसे कि 95% पेपर जो है एनसीईआरटी से ही आता है। लेकिन बात इतनी सी है बेटा कि अभी हम जो है एनटीए के डेटाबेस को ध्यान में रखते हुए हम रिस्क नहीं लेंगे। तो एक बार प्लीज, एक बार मेरे कहने पर परफॉर्मेंस इनहांसमेंट शीट को पढ़ लिया कीजिए। ठीक है ना। चलिए आपको बताना है इस टर्म का मतलब क्या होता है। एक टर्म दे रहा हूं आपको मैं, एटाविज्म। ठीक है, ये आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है ये आपको बतलाना है। ठीक है, ढूंढिए, गूगल कीजिए, पता कीजिए, बुक खोलिए, जो है रेफरेंस बुक खोलिए और पता लगा के बताइए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटाविज्म। एटाविज्म का मतलब क्या होता है एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स। वेस्टिजियल ऑर्गन्स का मतलब क्या होता है ये भी बताना है आपको। ठीक है ना, मेहरबानी करें तो एक आध दो एग्जाम्पल भी दे दें ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो एटाविज्म क्या होता है, वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होते हैं, इसके बारे में अभी तक हमने कोई बात नहीं की है, पर मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। ठीक है, और आपसे एक बात और भी कही है कि परफॉर्मेंस एनहांसमेंट शीट को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बोला। ठीक है, तो आपको इन दो वर्ड के मतलब क्या होते हैं ये बतलाना है। तो पहला तो काम पकड़ा दिया मैंने आपको। ठीक है, चलिए, है ना। और देखो, हर बार शुरुआत में लेक्चर में ये एनिमेशन में दिखाता हूं आपको, और ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट एनिमेशन में से एक है जो बतलाता है कि कैसे मनुष्य का विकास हुआ। जैसे हम आज दिखते हैं वैसे पहले नहीं थे हम। पहले होते तो ऐसे दिखते या ऐसे दिखते या ऐसे दिखते, और धीमे धीमे फिर हम जो है वो, है ना, आधुनिक मनुष्य बन गए। ठीक है, कैसे हुआ कि मतलब इवोल्यूशन है एक प्रकार से सीक्वेंस में होने वाली घटना है, सीक्वेंशियल इवेंट है, क्रम से होने वाली घटना है। के मतलब यहां पर क्या चीज बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तो कंटीन्यूअस वेरिएशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और दूसरा कुछ एब्रप्ट वेरिएशन भी यहां पर फ्यूल के समान काम करते हैं। अच्छा, बचपन में कभी, अभी सुनिए, फंडा समझिए पहले, फिर हम आगे बात करेंगे। बचपन में कभी आपने वीडियो गेम खेला है? अरे मोबाइल में खेला होगा, टीवी पे लगा खेला होगा। हमारे जमाने में जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस समय वो डब्बा टाइप आता था एक, उसको टीवी में कनेक्ट कर दो और रिमोट लेके, उसका जो जॉय कॉन लेके, है ना, वो कार रेस और मारियो। ठीक है, मारियो खेला आपने? वो चलता था, टंग कूद जाया करता के, फिर सिर से मारेगा, बॉल लेके नंबर लेगा, मारियो। गूगल करना, आपके बड़े, मतलब आपको देख के हंसी आएगी, अरे ऐसे गेम चलते थे पहले के जमाने में। भैया आजकल के गेम तो बड़े खतरनाक है। आजकल के गेम तो ये है कि बंदूक लगे, मार मार पीछे, अरे मरियो मती, भागो भाग भाग, ओ देख 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 तेरे सामने आया, देख उसको उड़ा दे उड़ा। मैं एक दिन देखा कोई वीडियो कहीं से अचानक से आ गया पॉपअप होके, देखा मैं कि किसी ने बताया कि पबजी का वीडियो बनाया, मारना मत, बचना, देख 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 सामने वाले, उड़ा दे, चढ़ा दे, जीप चढ़ा दे। अरे भगवान, मतलब क्या गेम है कि क्या है, मतलब युद्ध के, मतलब थोड़े दिन में ये होगा इंट्रोडक्शन आदमी का कि भाई साहब काम क्या करते हैं आप? मैं आर्मी में हूं। ओह ग्रेट, हम देशभक्त, हम बहुत इज्जत करते हैं कि व्यक्ति कोई आर्मी में हो, हमारे देश की सीमा। कहां पोस्टिंग है आपकी? नो नो नो, डिजिटल आर्मी में हूं मैं, पबजी में हूं मैं। मन किया एक जोर का थप्पड़ दिया जाए कि भैया आर्मी में बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, पबजी में तुम हो। ठीक है, खैर छोड़ते हैं उस मुद्दे को, अपने मुद्दे पर लौट के आते हैं। आप बोलोगे सर बुद्धों को भटकाओ मत,
मुद्दे पे आउट के। तो देखो मुद्दा ये कहता है बेटा कि जब हम लोग जो है, मैं आपसे बात कर रहा था यहाँ पे कि जो कहां थे हम कि हम वीडियो गेम की बात क्यों निकाली थी, वो मेन मुद्दा ही दिमाग से उतर गया मेरे। तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था बेटा कि चीजें जो है, मैं कहां बता, वीडियो गेम का जिक्र मैंने किया। आपने कभी कार रेस वाला गेम खेला है? कार रेस वाले गेम में क्या होता है कि आपकी कार होती है, आप दबाते हो उसको, मोबाइल स्क्रीन पे क्या करते हैं, वो गाड़ी दौड़ती है, फिर बाजू में कोई आता है, आप बचाते हुए निकालते उठ के, फिर जब आपको लंबा सफर में और तेज जाना होता है तो नाइट्रो बूस्ट होता है, आप उसे क्लिक करते हो तो गाड़ी तेजी से एकदम तेजी से गाड़ी निकल जाती है, नाइट्रो बूस्ट। जिनने गेम नहीं खेला, मुझे पूरी सहानुभूति है आपसे और मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने कोई गेम नहीं खेला, ठीक है, लेकिन 99% बच्चे सारे गेम खेले हुए हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि वो नाइट्रो बूस्ट होता है ना, जैसे कि आपने एकदम से जो है वो एक व्हीकल चल रहा था, आपने क्या किया, उसकी एक, मान लीजिए इसकी स्पीड थी 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड थी, आपने नाइट्रो बूस्ट दिया, स्पीड बढ़ के उसकी 200 किलोमीटर हो गई, थोड़े समय की शॉर्ट टाइम स्पान, थोड़े समय के लिए, फिर वो नॉर्मल स्पीड पा गया। प्रकृति में क्या होता है कि देयर इज ए कंटिन्यूअस वेरिएशन, एक होते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं, लगातार धीमे धीमे होने वाले परिवर्तन होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से होते हैं, लैंगिक प्रजनन से होते हैं, जिन्हें हम कंटिन्यूअस वेरिएशन कहते हैं। हर बार होता है क्रॉसिंग ओवर और जो है वो आपका इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, तो कैरेक्टर के नए नए कॉम्बिनेशन बनते रहते हैं, तो इसे बोलते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आते हैं। लेकिन प्रकृति में इसके अलावा नाइट्रो बूस्ट टेक्निक भी होती है कि झट से कोई ऐसी चीज डाल दी एकदम से स्पीड अप हो गया, दैट इज द म्यूटेशन। डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, म्यूटेशन होते हैं, अचानक से आते हैं, रैंडम होते हैं और बड़ा परिवर्तन कर चले जाते हैं। चलिए इसकी भी बात करेंगे हम, है ना। कहने का मतलब यह है कि फंडे सारे क्लियर होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है बेटा। चलो तो अब आगे बढ़ने के पहले कुछ प्रश्न हैं जो आपकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि बच्चों बताओ मेरे को कि मैं कौन हूं, ठीक, बताइए किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन ये रिप्रेजेंट करता है। इमेज नंबर 1, ठीक है, नंबर 1, ध्यान से देखिए ग्राफ को, बताइए किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन ये इमेज रिप्रेजेंट करती है, ये आपको बतलाना है, ठीक है। दूसरा, दिस इमेज शोज व्हाट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये इमेज किस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन को जो है बतलाती है, ये भी आपको बतलाना है, ठीक है ना। फिर आपको बतलाना है, इसके बाद आपको बतलाना है कि ये इमेज नंबर 3 किस तरह के नेचुरल सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, बताना है आपको। के बचपन की बात याद आ गई, बच्चों की फ्रूटी देखी थी, चलो हमने कहा उसे पी लेते हैं। तो चलिए बताइए किस तरह की नेचुरल सिलेक्शन को ये रिप्रेजेंट करती है के। तो इमेज नंबर 1, 2, 3 किस प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन को शो करता है, ये आपको बतलाना है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर आपको यह बतलाना है कि स्तर और जोशुआ लिडरबर्ग क्यों प्रसिद्ध थे, के व्हाट, यानी किस तरह का एक्सपेरिमेंट, क्या नाम था, के व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, के नेम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एंड पर्पस, क्या सिद्ध किया इन्होंने उससे, ठीक है, बताना है आपको। स्तर एंड जोशुआ लिडरबर्ग ने क्या, कौन सा प्रयोग किया और इसका पर्पस क्या था, क्या मालूम चला उससे, ये आपको बतलाना है, ठीक है ना। चलिए फिर आते हैं वापस लौट के कि डार्विन की थ्योरी के 2 की कॉन्सेप्ट थे, एक था नेचुरल सिलेक्शन, दूसरा ब्रांचिंग डिसेंट या एडॉप्टिव रेडिएशन, जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी बात किया हुआ है कि हमने बात किया हुआ है कि एडॉप्टिव रेडिएशन क्या है, एक तरह का डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, अलग अलग ब्रांचेस बनती चली गई है, और नेचुरल सिलेक्शन पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं एक नए कॉन्सेप्ट पे, हम बात करेंगे अब लेमार्क के ऊपर बात करेंगे हम के। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि डार्विन से पहले जो इवोल्यूशन के बारे में जिन्होंने बतलाया था, मतलब सबसे पहले इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी लेमार्क ने सबसे पहले इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, ठीक है। इनकी फेमस बुक थी फिलोसफिक जूलॉजिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम इंपॉर्टेंट बुक का पूछा था, फिलोसफिक जूलॉजिक बुक के ऑथर लेमार्क थे, ठीक है। अब लेमार्क जो है, इन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी, इन्होंने कहा था, इन्होंने एक अवधारणा दिया, एक कॉन्सेप्ट दिया, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया इनहेरिटेंस
ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब जो भी कैरेक्टर अपने जीवन काल में अर्जित किए जाते हैं वो उन कैरेक्टर का जो है वो उनका इनहेरिटेंस होता है के, और वो ही इवोल्यूशन का कारण बनता है। मतलब इन लेमार्क का मानना यह था कि माता पिता अपने जीवन काल में जिन कैरेक्टर्स को बढ़ावा देंगे, जिन कैरेक्टर को वो एक्वायर करेंगे, वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, ऐसा लेमार्क ने कहा। ठीक है, देखिए इन्होंने बतलाया कि क्या हुआ कि इन्होंने जिराफ का एग्जाम्पल दिया। लेमार्क ने कहा कि तुमको पता है जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है? अरे ये वही कारण है कि भैया तुमसे बोले कोई आदमी कि तुम जो है वो खंबे में एक रॉड पर लटकते रहो तो तुम रॉड पर लटकने पर लंबे हो जाएंगे। जब 9th-10th में लड़के होते हैं ना तो वो यही काम करते हैं कि रॉड पर लटका करते ताकि मैं लंबा हो जाऊं। मैं भी बहुत लटका, लेकिन मैं जितना लंबा हो सकता उतना ही लंबा हुआ। ठीक है, मेरा भाई नहीं, छोटा वाला भाई नहीं लटका, लेकिन वो मुझसे लंबा है। सब करते भी है, हमने भी लटके हुए कभी किसी जमाने में। स्कूल के सामने वो एक जो फुटबॉल का गोल बना होता है, वहां पे रॉड लगी होती है, उस रॉड पे लटकते थे कई बार। ठीक है, पर ठीक है, कई बार लगता है, कई बार मन में लगता है कि अरे इसका रिजल्ट नहीं मिला क्या। कई बार लगता है कि यार मानो ना लटके होते तो क्या और छोटे हो गए होते। ठीक है, मतलब मेरी हाइट है 5 फीट 8 इंच के, 5 फीट 8 इंच या 9 इंच के आसपास मेरी हाइट के, मतलब एवरेज, एकदम एवरेज हाइट के। मेरे जो छोटा वाला भाई, बीच वाला भाई है, उसकी हाइट होगी 5 फीट 11 इंचेस, छोटे वाले की भी होगी 5 फीट 11 इंचेस के। मेरे कजिन्स हैं वो 6 फीट के आसपास के होंगे के, और मेरे ब्रदर इन लॉज जो लोग हैं वो भी 6-6 फीट के सारे। मैं छोटा प्राणी इन सब में, है ना। ठीक है, तो चलिए बात निकल आई। अब हम लोग कोई जिराफ तो है नहीं, लेकिन आपको बतला रहा हूं कि लेमार्क ने क्या एग्जांपल लिया। उसने कहा भैया देखो जिराफ की गर्दन लंबी क्यों है, क्योंकि इसको घास खाने के, पत्तियां खाने के लिए गर्दन को ऊंचा करना पड़ता था। तो उसके चलते क्या हुआ कि इसकी गर्दन को लगातार स्ट्रेच करने के कारण इसकी गर्दन लंबी हो गई। आने वाली पीढ़ियों की गर्दन लंबी रही, वो और आगे, अब चूंकि जिराफ की संख्या बढ़ रही थी तो वो और ऊंचे ऊपर की टहनियां खाने की कोशिश करते थे वो, इसके चलते गर्दन लंबी होती चली गई। और हर बार पहले की पीढ़ी की तुलना में अगली पीढ़ी जो आई उसकी गर्दन लंबी थी, इसलिए आज जिराफ सबसे लंबी गर्दन वाला बन गया। वो 7 सर्वाइकल वर्टिब्री है उसके अंदर, मतलब यह कि उनके बीच डिफरेंट डिस्टेंस बढ़ गया है। तो कहने का मतलब यह है कि लेमार्क ने बतलाया कि ओरिजिनल जिराफ के जो पूर्वज थे वो छोटी गर्दन वाले थे। वो अपनी गर्दन को लगातार लंबा करते रहे, खींचते रहे ऊपर की तरफ, ताकि जो है वो ऊपर की पेड़ के ऊपर की पत्तियों को खा सके। और वो खींचते रहे, जिसके चलते उनकी गर्दन जनरेशन आफ्टर जनरेशन गर्दन उनकी लंबी होती चली गई। ऐसा बतलाया था लेमार्क ने। आप में से कितने लोग सहमत हैं? आप बोलोगे क्या बात लेमार्क है तुमसे, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है भाई? ठीक है, मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है? आप बोलेंगे कैसे बता। अरे भैया एक जमाने में ये बहुत बड़ी बात थी, किसी चीज को एक्सप्लेन करना अपने आप में बड़ी बात थी, कोई नई चीज को बारे में बात करना बड़ी बात थी। क्योंकि लेमार्क भी कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे थे कि प्रजातियां बदलती हैं। लेमार्क भी कहीं ना कहीं ये बात बोल रहे थे कि जैसा जो है अभी दिख रहा है ना, ये पहले ऐसा नहीं था, कुछ और था और उससे बदला है। और यही अपने आप में एक कंट्रोवर्सी थी, क्योंकि सारे रिलीजियस ग्रंथों में लिखा हुआ था कि बदला कुछ नहीं है, जैसा बनाया है भगवान ने वैसा का वैसा ही प्रेजेंट है। वो स्टैटिक कॉन्सेप्ट को लोग मानते थे। लेमार्क खुद बोल रहे थे कि नहीं, डायनामिक है, ये चीजें बदलती हैं और जीवों का विकास हो रहा है। तो कम से कम इन्होंने एक शुरुआत तो की, तो इसलिए लेमार्क का नाम भी सम्मान से लिया जाता है। अब देखिए लेमार्क कहता है कि एनिमल्स डेवलप स्ट्रक्चर्स एंड ऑर्गन्स दे नीड टू अडॉप्ट टू द एनवायरनमेंट। जो एनिमल्स होते हैं वे उन स्ट्रक्चर्स को, उन ऑर्गन्स को जो है वो डेवलप करते हैं जिन ऑर्गन की वहां उनको उस एनवायरनमेंट में जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। और ये कैरेक्टरिस्टिक अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, यही लक्षण अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं। तो इसके लिए हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, हम हिंदी में बोलते हैं इसको हम उपार्जित लक्षणों की वंशागति बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है,
एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब ऐसे लक्षण जो अपनी जीवन काल के दौरान एक्वायर किए गए होते हैं वो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, इसे लैमार्किज्म बोलते हैं, लैमार्क का सिद्धांत कहते हैं हम। ठीक है, क्लियर। अब भाई देखो, जो भी लोग हैं वो ये बोलेंगे नहीं सर ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीजमान ने बहुत विरोध किया। अब ये साइंटिस्ट थे वीजमान ने कहा अच्छा लैमार्क ऐसा है तो तुम हमको ये बताओ, हम तो हमारे पिताजी बचपन से, हमारे पिताजी जब से हमने देखा हाउस संभाला वो क्लीन शेव आदमी थे, रोज दाढ़ी बना लिया करते सुबह उठ के, कई बार शाम को थोड़ा रखा, शाम को भी इवनिंग में भी वो शेव कर लिया करते थे। हमारे दाढ़ी क्यों आई फिर? हमारे तो पूरी दाढ़ी आई हुई है। अच्छा हम नहीं काटेंगे दाढ़ी, हमारी क्यों दाढ़ी आई है, हमको भी काटना पड़ रहा है। ऐसा तो हमारे पिताजी के पिताजी भी जो है सेव किया करते थे। फिर वीजमान ने कहा कि अच्छा लैमार्क ये बताओ कि सच में ऐसा होता है। हम एक काम करते, चूहा लिया, चूहे की पूंछ काट दी उन्होंने, अगली जनरेशन तैयार किया, उनकी पूंछ काट दी, कई पीढ़ी करते हैं भैया, एक भी बार बगैर पूंछ के चूहे का जन्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा क्यों ऐसा? जब हम पिछले 20 पीढ़ी से इसकी चूहे की पूंछ काटते चले आ रहे हैं तो जो एक भी बार पूंछ कटा चूहा क्यों नहीं? अभी 20 पीढ़ी में किसी के पूंछ नहीं थी, सबकी जन्म लेते ही पूंछ काट दी गई थी। फिर क्यों नहीं ऐसा हुआ कि एक भी बच्चा जो है वो चूहे का बच्चा बगैर पूंछ के क्यों नहीं हुआ? ऐसा क्यों? मतलब गड़बड़ है, चूहे में गड़बड़ नहीं है, थ्योरी में गड़बड़ है। ठीक है, लोगों ने विरोध किया। चलिए अब प्रश्न उठ के सामने यहां आता है कि अब हमको सबसे बड़ी बात तो यह है कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का परिणाम है। ठीक है भाई, जैव विकास जो है वो एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का परिणाम है। इट इज अ रिजल्ट और अ प्रोसेस। कई वैज्ञानिक कहते हैं नहीं ये प्रोसेस का परिणाम है, कई कहते हैं नहीं भाई इसका कोई परिणाम हो ही नहीं सकता है, ये प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी, ये एक प्रक्रिया है, रुकेगी कभी नहीं, चलती रहेगी। कुछ कहते हैं नहीं कुछ होता है उसका परिणाम इवोल्यूशन होता है। तो अब क्वेश्चन उठाया एनसीईआरटी ने कि इवोल्यूशन एक प्रक्रिया है या प्रक्रिया का परिणाम है। चलिए देखते हैं। द वर्ल्ड वी सी इन एनिमेट और एनिमेट, जीवित अजीवित सब तरह की चीजों को हम शामिल कर रहे हैं। ठीक है, इज ओनली दी सक्सेस स्टोरीज ऑफ द इवोल्यूशन के। आज हमें जो दुनिया दिखाई पड़ती है, जो भी हम वर्ल्ड देखते हैं अपने आसपास, वो सब कुछ जो है वो सफलतम इवोल्यूशन का परिणाम है। आज आपको जो वर्म्स दिखाई पड़ते हैं ना, वो वर्म भी इवॉल्व किए। जो आपको इंसेक्ट दिखाई पड़ते हैं, अब किसी बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, उसने कहा कि सर आप इतने दिन से हमको बोल रहे हैं डार्विन ने ये बताया, डार्विन ने वो बताया, डार्विन के नाम का गाना भी गा रहे हैं आपके, और आप ये बोल रहे हैं कि आदमी का विकास बंदर से हुआ। तो ये सारे बंदर क्या एक दिन आदमी बन जाएंगे? मतलब मेरे घर में यदि एक बंदर पाल लूं तो 10-15 पीढ़ी के बाद क्या आदमी का जन्म होने लगेगा वहां पे? बेटा आप गलत समझे मेरी बात को। बंदर का पूर्वज जो है, आदमी का पूर्वज बंदर था, इसका मतलब ये नहीं कि आज के बंदर आदमी बन जाएंगे। क्या बनेंगे ये कुछ नहीं कह सकते हम। इतनी सी बात है कि एक समय रहा होगा, एक टाइम पीरियड रहा होगा जहां पर दो ब्रांच, एक प्रीमिटिव मंकी, प्राचीनतम मंकी जो था उससे दो ब्रांचेस निकली होंगी। एक तो जो आधुनिक बंदर दिखाई पड़ते हैं वे उस प्रकार वो डेवलप हो गए, और एक ह्यूमंस की और कपी की और ऐप की ओर डेवलप हुए वो। तो वास्तव में ये ब्रांचिंग है ना, हमारा कहने का मतलब ये बोलते हैं कि आदमी का विकास बंदर से हुआ है, मतलब बंदर के पूर्वज और हमारे पूर्वज एक पॉइंट पे सेम रहे होंगे और वो भी मंकी के समान थे, ये कहने का मतलब है। इसका मतलब ये नहीं है कि आज चिड़िया जो रहती है वो चिड़िया कल को कुछ और बन जाएगी, या एक आपके घर के पास में दूरी पे कहीं पे जो है वो एक रेप्टाइल रहता है तो वो 2 दिन बाद आपने कहा कि अरे कहां गई वो छिपकली? छिपकली ने बोला मुझको ढूंढ रहे हो? हाँ तुम कहां चली गई थी? रोज हमारे लाइट के आसपास घुमा करती थी, आवाज कहां से आ रही है? अरे मैं चिड़िया बन गई हूं आज। अरे तुम चिड़िया बन गई हो, क्यों? इवोल्यूशन। ऐसा नहीं होता, इट्स मतलब ऐसा नहीं होता है कि भाई एक दिन जो है वो घर में एक मेंढक था, मेंढक अगले दिन आया लगा मैं तो अब सांप बन गया भाई ना, तीसरे दिन आया लगा मैं तो बाज बन गया या इंसान बन गया। बाजू में देखा कौन लड़, अरे कौन सो रहा बाजू में? अरे तुम्हारे घर के बाहर का मेंढक, तुम मेंढक थोड़ी ना हो। अरे इवोल्यूशन हो गया मेरा, सीधा 2 जंप मारा मैंने, है ना, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टिलिया के बाद मैमल्स पे आ गया मैं। मन तो क्या चिड़िया बन जाओ, पर सोचा तुम्हारे साथ रहूंगा, दोस्ती यारी है अपनी, तो बातें करेंगे, मिल बैठ के 2 यार बैठेंगे। ऐसा थोड़ी ना होता है। ये केवल और केवल धारावाहिकों में हो सकता है, और वो किस टीवी के? यस, उस टीवी के, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज नॉट करेक्ट।
एक्चुअली में आज जो भी, तो आप ये सोचना कि आज का बंदर आदमी बन जाएगा, ये गलत है। बंदर क्या बनेगा हम नहीं जानते, आदमी आगे क्या बनेगा ये भी हम नहीं जानते, ये सब परिणाम है लगातार चलने। ये मैंने कहा ना कि इसके लिए आप डायरेक्शन तय नहीं कर सकते, ये बदलती हुई इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करेंगी कि क्या होने वाला है, क्या होगा, वो डिसाइड करेंगे। अभी इतनी सी बात है कि आज जो कुछ भी दिखाई पड़ता है ये प्रकृति के सफलतम इवोल्यूशन का परिणाम है, और जो फॉसिल्स मिल रहे हैं जो आज नहीं दिखाई पड़ रहे जी, वो असफल रह गए थे, वे अपने आप को बचा नहीं पाए, उनका नेचुरल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो रह गए, चुक गए, वो इसलिए दबे पड़े, चुक गए इसलिए वो दबे पड़े। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए, when we describe the story of this world we describe evolution as a process, ठीक है ना। जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार से जीवन बना होगा, आप सुनिए मेरी कहानी के, हम बात करते हैं किस प्रकार से जीवन बना होगा, फिर कैसे पहली सेल बनी होगी, फिर कैसे यूकैरियोटिक सेल बनी होगी, कैसे जो है यूनिसेल प्रोटिस्टा जो है वो इवॉल्व किए, कैसे जो है वो प्लांट्स बने होंगे, कैसे फंजाई बनी होगी, कैसे सिंपल एनिमल बने होंगे, कैसे पोरीफेरा बने, कैसे सिलेंटिटा बने, कैसे जो है वो टीनोफोरा बने, कैसे जो है वो हमने कहा प्लेटीहेल्मिन्थस बने, निमेटाहेल्मिन्थस बने, एनिलिडा बने, मोलास्का बने, आर्थ्रोपोडा बने, मोलास्का बने, इकाइनोडर्मिटा बने, हेमिकॉर्टा बने, कॉर्टा बने, कैसे बने होंगे सब। तो यू आर कनेक्टिंग द डॉट, आप क्या कर रहे हैं, आप कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में इकाइनोडर्मेटा, देन आप बोल रहे हैं मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, आप देख रहे हैं अच्छा ऐसा है कि यूनिसेल से ऐसे बने हम लोग। तो आप बात कर रहे हैं एक पूरी प्रोसेस की बात कर रहे हैं। तो जब आप इस पूरी दुनिया की कहानी को एक साथ लेते हैं, यानी आप पूरी दुनिया की कहानी को आप एक साथ लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो आप पाते हैं कि तो अनवरत है, लगातार चलने वाली घर घर की कहानी चली जा रही है, वो तो होता आया है, होता रहेगा। अंतिम परिणाम क्या है नहीं जानते इसको हम, मतलब इट्स ए प्रोसेस। यहां पे बात आती है, फिर बात करते हैं आगे। ऑन द अदर, दूसरी तरफ, व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ we treat evolution as a consequence of a process called natural selection। अच्छा, हम क्या करते हैं, जब हमने क्या बोला, हमने कहा इस दुनिया की, इस विश्व की वर्ल्ड की पूरी कहानी की बात की, हमने प्रोसेस बोल दिया। अब हमने कहा भाई आज हमें जो दिखाई पड़ा धरती पर वो क्या है, हमने कहा ह्यूमन बींग्स, हमने चुनौतियों का सामना किया, हमारा सेरेब्रल कॉर्टेक्स इवॉल्व किया, हम दो पैरों पर खड़े हो गए, हाथ फ्री हो गए, हम चीजों को कंट्रोल करने लगे। हमने देखा घोड़ा, शुरू का घोड़ा छोटा था, फिर धीमे धीमे घोड़े का साइज बढ़ गया। अरे हाथी की कहानी भी हमने देखी थी कि एलिफेंट की भी सूंड नहीं हुआ करती थी, फिर सूंड बड़ी होती चली गई, उसके प्रोबोसिस बन गया। कहने का मतलब यह है कि अब जो आज हम दिखाई पड़ रहे हैं, वी आर द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, उसका हम परिणाम है। ये तो कंफ्यूजिंग हो गया। अभी तो कहा था प्रोसेस जब पास्ट और फ्यूचर दोनों को कनेक्ट करते हैं कि आगे क्या होगा नहीं मालूम, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। तो वहां क्या बोला हमने उसके लिए जो है वो प्रोसेस वर्ड का इस्तेमाल कर दिया मिनट के। जब हम क्या बोल रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं कि जीवों के संदर्भ में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अर्थ पर लाइफ के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि यार ये तो रिजल्ट है। जब केमिकल रिएक्शंस ना हुई होती तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ना बनते, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ना जुड़ते तो कोई सर्वेट्स ना बनते, कोई सर्वेट्स में न्यूक्लिक एसिड ना आता तो प्रोटोबायोंट ना बनता, प्रोटोबायोंट ना बनता तो प्रोकैरियोटिक सेल ना बनती, प्रोकैरियोटिक सेल ना बनती तो यूकैरियोटिक सेल ना बनती, यूकैरियोटिक सेल ना बनती मतलब हर बार कुछ बनना परिणाम था, उससे अगली चीज तैयार हुई। कंफ्यूज्ड हैं आपको लग रहा है सर क्या बताना चाह रहे हो, सब कंफ्यूज है यार, हम भी कंफ्यूज, सब कंफ्यूज, क्या कोई क्लियर नहीं है। एनसीईआरटी खुद लिख दे भैया ऐसा है, हमने बता दिया, तुम दिमाग में रख लेना। वी आर स्टिल नॉट क्लियर वेदर टू रिगार्ड इवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस और एंड रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस के। अभी तक हमें यह क्लियर नहीं हो पाया है कि हम क्या बोले इसको, हम इसको प्रक्रिया बोले या प्रक्रिया का परिणाम बोले, अभी तक यह क्लियर नहीं हो पाया है। और कोई बात नहीं, एवरीथिंग इज एट रेफरेंस, के ये रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है। बता उनके कई बार जिंदगी में क्या होता है कि क्या आपके पास है, दिस ऑल डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। सुनना मेरी बात, पते की बात है,
जिंदगी की सीख है। लेक्चर जो होते हैं ना, मैंने आपसे हमेशा कहा है कि मेरे लिए लेक्चर हैं, उन लेक्चर में आप सब्जेक्ट तो सीखते ही हैं, बायोलॉजी को महसूस तो करते ही हैं, लेकिन जीवन भी अपने आप में एक पुस्तक है बेटा, उसके भी पन्ने पढ़ लेना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। जब आपको, जैसे मैं बोलूं, इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विथ अंबानी, अंबानी जी पास में ही रहते हैं, मुकेश अंबानी, मेरे घर से हार्डली हम लोग रोज सुबह वॉक करने आते हैं तो 500 मीटर की दूरी पे रहते होंगे, एंटीलिया बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। आलीशान घर, बाहर बेहतरीन, उनके घर के बाहर जो है वो तमाम बैरिकेड्स लगे हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है, पुलिस की वैन, एम्बुलेंस के, और इतना पुलिस आपको थाने में देखने नहीं मिलेगा उतना उनके घर के बाहर देखने मिलेगा आपको। उनके पर्सनल गार्ड्स, ये वो आधुनिक हथियार और रेंज रोवर, ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियां, पुलिस लिखी हुई, वो सब लाइन, मतलब फुल झांकी, सुरक्षा का पूरा ऐसा किले जैसा, यानी आज के जमाने के राजा कैसा प्रबंध है, ये बड़ा एंटीलिया कि पब्लिक आती है टैक्सी से आके देखती है, अच्छा ओ ये एंटीलिया, मतलब पूरा देखने के लिए हो सकता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द जाग जाए किसी को यदि है तो। उनको देखूं यदि मैं और अपने आप को कंपेयर करूं तो आई फाउंड माई सेल्फ पुअर, यार मैं तो बहुत गरीब आदमी हूं। एक कार, वो भी जो है जैसे तैसे पैसे वैसे जोड़ के ली हुई, हाँ अच्छी कार है, मतलब वो गाड़ी भी, मेरी गाड़ी भी अच्छी गाड़ी है, ऐसा नहीं है कि बेकार गाड़ी के, अच्छी गाड़ी, इंपॉर्टेंट गाड़ी है, फॉक्सवैगन की गाड़ी मेरे पास है ना, ठीक है, शौक है मुझे। अभी तो क्या ड्राइवर हटाना पड़ा क्योंकि आप कोरोना के चलते जो एक मूवमेंट कम हो गया और फिर सेफ नहीं होता कई बार के। हाँ। Hello, everyone. My name is Newton. I hope you are enjoying. Sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download BioMentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of BioMentors. Bye bye. Continue your lecture. लेकिन वैसी गाड़ी एक भी नहीं उनके पास, अंबानी जी के पास, क्योंकि उनके पास सारी गाड़ियां बहुत ऊपर की हैं। तो बहुत गरीब आदमी, दुखी आदमी। लेकिन जब मैं इस रेफरेंस पॉइंट से नीचे की ओर देखता हूं अपने आसपास कि बाकी लोगों का क्या, यार मैं तो डॉक्टर हूं, बढ़िया काम है, मेरी फीस भी ठीक ठाक है, पेशेंट भी, नंबर ऑफ पेशेंट में देख लेता हूं, ठीक ठाक पैसे कमा लेता हूं, बच्चे मेरे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, भगवान की दया से जो दूसरों की हेल्प भी कर पाता हूं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा पाता हूं, सब तो है यार। उसके पास तो बेचारे के पास रहने का घर भी नहीं है, 2 टाइम के भोजन की चिंता है उसको। जब इस पॉइंट को देखता हूं आई फील कि यार आई एम रिच, मतलब मेरे पास तो है, भगवान ने दिया मेरे को। तो इस पॉइंट पे, जिस पॉइंट में मैं बात सोचा था ना, इस पॉइंट पे ना तो मैं गरीब हुआ ना अमीर हुआ, सब कुछ निर्भर किया रेफरेंस पॉइंट पे कि किससे मैं तुलना कर रहा हूं। इफ आई कंपेयर माई सेल्फ विथ मिस्टर अंबानी, आई फील वेरी बैड अबाउट माई सेल्फ। अरे यार कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, उनके पास क्या इतना बड़ा। देन व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ विथ अदर पीपल, सड़क पे आपको आसपास कहीं दिखाई पड़ते हैं जो काम कर रहे होते हैं, डिलीवरी बॉय, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो मेरे यहाँ पे डिलीवरी बॉय आते हैं, दिवाली पे आए कुछ है तो मैं उनको मिठाई का डब्बा भी दिया मैंने। आई रिस्पेक्ट एवरीवन को, मेहनत कर रहे हैं परिवार के लिए। इस कोरोना टाइम में बाहर निकल के फूड डिलीवरी को वो, मैं पाता हूँ कि देखो कितना मेहनत कर रहे हैं ये लोग, क्या मिलता होगा उसके बदले। देन इफ आई फील दैट कि यार भगवान ने दिया तो दूसरों की हेल्प करना चाहिए हमको। तो एवरीथिंग डिपेंड अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। अब मेरी चॉइस है कि मुझे खुश रहना है या दुखी रहना है, ये मेरी चॉइस हो सकती है कि व्हेनेवर आई शिफ्ट माय रेफरेंस पॉइंट टू अ सर्टेन लेवल आई फील अनहैप्पी, व्हेन आई शिफ्ट माय रेफरेंस पॉइंट टू अनदर लेवल आई फील हैप्पी। जिंदगी में रेफरेंस पॉइंट का फंडा याद रखना बेटा। कभी जिंदगी में ना दुख हो तो इस कहानी को, इस बात को याद कर लेना कि आपके पीछे क्या लोग छूट गए। जब कभी जिंदगी में सुख हो तो ये देख लेना कि नहीं, अभी बहुत सारी मंजिलें हैं जिनको पार करना बाकी है, हमें कोशिश करते रहनी पड़ेगी। योर रेफरेंस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आप पढ़ इसलिए रहे ताकि उस रेफरेंस पॉइंट को आप एक जगह पर सेट कर सकें। डॉक्टर बन गए, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया, आईएएस बन गए, एक रेफरेंस पॉइंट अलग हो गया, है ना बेटा। चलिए
अब लौट के आते अपनी कहानी पे। तो कहने का मतलब ये है कि एनसीईआरटी ने बोल दिया कि बाबू हमसे उम्मीद मत करो, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस का परिणाम है, तुम जानो, तुम्हारे वैज्ञानिक जाने, और अभी तो हमने कह दिया कि ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, ठीक। अब आते हैं पिक्चर में माल्थस। ठीक है, माल्थस जो है इन्होंने डार्विन के सोच को बहुत अधिक स्तर तक जो है अफेक्ट किया। डार्विन सोच रहे थे कि मुझे जो है वो कैसे इस पूरी की पूरी इवोल्यूशन की कहानी को मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, कैसे बतलाऊं, और क्या बतलाऊं लोगों का कारण क्या रहा होगा। मतलब डार्विन ने कहा कि मैं जानता हूं कि कृमि का विकास हुआ, मैं जानता हूं कि डेवलपमेंट धीमे धीमे हुआ, मैं जानता हूं कि फॉसिल्स मिल रहे हैं, डायरेक्ट एविडेंसेस हैं, मैं जानता हूं, लेकिन ये कड़ियों को जोड़ू कैसे, क्या बतलाऊं कि क्यों हुआ ऐसा, तुमने ऐसा क्यों किया, इवोल्यूशन तुमने ऐसा क्यों किया, कैसे बताऊंगा मैं। माल्थस ने आइडिया दिया, अरे वाह, मिल गया आइडिया। माल्थस ने कहा कि भाई ऐसा है कि इसको जो है वो माल्थिनियन थ्योरी भी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स में जो लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ाई करते हैं ना, उनको माल्थस की थ्योरी पढ़नी पड़ती है। डिमांड एंड सप्लाई, वो सारी चीजें समझनी होती है। माल्थस ने बोला कि जो पॉपुलेशन है ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रही है, कि ये ज्योमेट्रिक तरीके से बढ़ रही होती है, कि लगातार ये जो एक्सपोनेंशियल, हम कहते हैं कि ये ऐसा बोलेंगे हम, ज्यादा बेहतर वर्ड है कि एक्सपोनेंशियल, हम बोलेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही होती है। कि इन्होंने बोला कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंशियल, ये ज्योमेट्रिक ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल तरीके से बढ़ रही होती है, जबकि जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिक तरीके से बढ़ रही होती है। ठीक है, रेखा गणितीय मतलब धीमे धीमे 2, 4, 6, 8 ऐसे बढ़ गए। तो उन्होंने कहा कि जो फूड सप्लाई का जो ग्राफ है वो ऐसा है, ग्राफ कि फूड सप्लाई ऐसे बढ़ती है, फूड सप्लाई इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ऐसे बढ़ती है, कि और पॉपुलेशन जो बढ़ रही है वो ऐसे बढ़ रही है, लगातार बढ़ती गई क्या। ठीक है, और देखिए पॉपुलेशन फूड सप्लाई से ऊपर निकल गई। और वो कहते हैं कि क्या होता है इस कारण से, होता है इस कारण से कि एक बिंदु ऐसा आता है जहां पर फूड सप्लाई की तुलना में पॉपुलेशन बढ़ने लगती है, एंड दिस इज द क्रिटिकल पॉइंट। यही वो क्रांतिक बिंदु होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पर हम बोलते हैं कि जिसको हम बोलते हैं कि ये पॉइंट ऐसा होता है जो कि पॉपुलेशन को डैमेज करता है, आगे की ग्रोथ को अफेक्ट करता है। तो उन्होंने कहा कि एक क्रिटिकल पॉइंट को जिसको हमने क्रॉस कर दिया है, इसके बाद क्या होगा, इस पॉइंट के बाद में फिर लोगों के पास में रिसोर्सेस कम होने लगेंगे, लोग झगड़ा करेंगे, वॉर होने लगेंगे। वो कहते हैं इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद लोग वॉर करते हैं, बीमारियां आती हैं, अकाल पड़ता है, फेमाइन अकाल पड़ेगा, डिजीज बीमारियां फैलेंगी, और पॉपुलेशन को वो ग्राफ को वो नीचे लेके आएंगी। वो ये सब चीजें पॉपुलेशन, युद्ध होगा, लोग एक दूसरे को मारने पर उतारू हो जाएंगे क्योंकि सप्लाई कम हो गया है, क्रिटिकल पॉइंट को क्रॉस कर गए, इसलिए लोग जब लड़ने लगे, लोग के वॉर होने लगा। और ये लोगों की बात नहीं है, ये एनिमल्स की दुनिया में भी होता है। उन्होंने कहा फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, बीमारियां आएंगी, अकाल पड़ेगा, लोग मरेंगे, बड़ी संख्या में लोग मरेंगे, और उसके बाद फिर से वो ग्राफ सेट हो जाएगा, कि ग्राफ सेट हो जाएगा, फिर से ये चीजें चलना शुरू करेंगी। वो ये माल्थस ने बतलाया। देखिए डार्विन इस बात से अफेक्ट हुआ। डार्विन ने कहा कि अच्छा ऐसा है कि वाकई में ऐसा बिल्कुल हो सकता है। डार्विन ने कहा कि वास्तव में यही वो कारण है कि प्रजातियां आपस में संघर्ष करती हैं। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अमंग द स्पीसीज। प्रजातियों के बीच हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है फूड के लिए, हैबिटेट के लिए। इसलिए जो प्रजातियां, जो स्पीसीज बेटर होती हैं, बेटर एडॉप्टेशन वाली होती हैं, वो जिंदा रह जाती हैं, दूसरे को हटा देती हैं, उनको फूड मिल पाता, बाकी को नहीं मिल पाता, मरने लगता है। डार्विन बेस्ड हिज थ्योरी ऑन हिज ऑब्जर्वेशंस and the writing of the Thomas Malthus. Malthus was a British social scientist who proposed theories on factor controlling population growth. क्या इन्होंने कहा
कि जो इंसान लोग होते हैं, लोगों की बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता, जो बच्चे होते हैं कुल जन्म बच्चों का होता है वो अधिक संख्या में होता है। जितने जीवित रहते हैं उनकी तुलना में बच्चों की संख्या हमेशा अधिक होती है, और वो बच्चे लेकिन सभी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में अपने आप से जो है वो कुछ ऐसे फुल स्टॉप लगे होते हैं जहां के बाद पॉपुलेशन को आगे बढ़ने में दिक्कत होने लगती है, बीमारियां आने लगती हैं, रोग होने लग, कई तरह के रोग होने लगते हैं, अकाल पड़ने लगता है और लोग लड़ने लगते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा दिस इज दी पॉइंट। वॉर आ रहा, देखिए आपके पॉपुलेशन आगे बढ़ रही थी, फूड सप्लाई धीमे धीमे बढ़ रहा था, एक पॉइंट के बाद पॉपुलेशन तेजी से बढ़ी, फूड सप्लाई मेंटेन रहा। अब क्या हो रहा है आप देख रहे हैं कि वो पॉपुलेशन मरने लगी, इसलिए पॉपुलेशन ग्राफ कर्व नीचे की ओर झुकने लगा। क्या हुआ, देखिए कर्व जो है नीचे की ओर, ये कर्व नीचे की ओर झुकने लगा ये। ठीक है, ये फूड सप्लाई का धीमे धीमे बढ़ता रहेगा के फिर एक पॉइंट पे फिर मैच कर जाएंगे ये लगातार प्रकृति में लगातार चलता है। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे डार्विन ने कहा कि अच्छा इसके बाद यहां पर कुछ ही जीवित बचेंगे, अधिकांश मरेंगे, मतलब संघर्ष होता रहेगा यहां पर। बस यही फंडा डार्विन को जम गया। ठीक है, क्या लिखा है एनसीईआरटी में, इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन। बताया मैंने आपको क्या काम था, ग्राफ भी दिखाया मैंने आपको क्या काम किया, ये भी मैंने बतलाया आपको। क्या नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सर्टेन ऑब्जर्वेशंस व्हिच आर फैक्चुअल, के जो प्राकृतिक चयन है वो कुछ प्रेक्षणों पर आधारित है जो फैक्ट के ऊपर आधारित होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशंस। ठीक है, देखिए जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन जो होती है वो स्टेबल साइज की होती है कि केवल सीजनल फ्लक्चुएशन। अब देखो एनिमल्स की दुनिया में क्या, अब सुनना बात ध्यान से, के बड़े मजे की बात है और बड़े पते की बात है। आपको मैंने पढ़ाया हुआ है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, आपको मैंने बताया हुआ है उसमें ईस्ट्रस साइकिल के बारे में और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। मैंने कहा था आपसे कि मोस्ट ऑफ द मैमल्स सीजनल ब्रीडर होते हैं, एक पर्टिकुलर मौसम में ब्रीड करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। प्राइमेट्स, मंकी, चिंपैंजी, मनुष्य और थोड़े से कुछ मैमल्स, दे आर कंटिन्यूअस ब्रीडर। लेकिन मोस्ट ऑफ द मैमल्स क्या होते हैं, वो सीजनल ब्रीडर होते हैं। आप कभी गौर कीजिएगा, जिस मौसम में वो मैमल्स ब्रीडिंग करते हैं, हीट पर आते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, उस मौसम में सूखा नहीं होता। वो मौसम जो होता है वो सीजन होता है जब फूड की प्लेंटीफुल ऑफ सप्लाई होती है। सोचिए प्रकृति में इवोल्यूशन कितना टाइम फ्रेम मैच करके हुआ कि जब फूल लगेंगे, फल लगेंगे, हरियाली होगी, तब वो ईस्टर साइकिल में जाएंगे, बच्चों को जन्म देंगे वो, ताकि सर्वाइव करने का चांस बढ़ जाए। लेकिन जब टफ कंडीशन, तेज ठंड पड़ रही है, तेज गर्मी पड़ रही है, तब वो हीट पर नहीं आएंगे एनिमल। कैलेंडर से कोरिलेट करके देखिएगा, आप पाएंगे कि प्रकृति ने बहुत हद तक बैलेंस करने की कोशिश की। अच्छा जब फूड सप्लाई होगी तब जन्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तेज गर्मी पड़ी, रेप्टाइल छिप गए, एम्फीबिया छिप गए, तेज ठंड पड़ी, रेप्टाइल छिप गए, एम्फीबिया छिप गए। मौसम ठीक रहा, बाहर निकल आए। सच्चाई है कि नहीं है ना? पॉपुलेशन के साइज को सीजनल फ्लक्चुएशन है, मेंढक दिखाई पड़ने लगे खूब सारे, फिर बारिश खत्म हो गई, गर्मी तो मौसम चला गया उसका, फिर वो छिप गए, नहीं दिखाई पड़ रहे, विंटर हाइबरनेशन में चले गए। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति ने जहां तक हो सके उसने जिंदा रहने की संभावनाओं को खोजने की कोशिश की है। किसने सोचा होगा, ये सोचिए। कभी प्रकृति के बारे में आंख बंद सोचिए कि कैसे बनाया होगा भगवान ने। उस चिड़िया में, उस कीड़े में छोटे छोटे ऑर्गन डाल दिए, ये तेरी किडनी है, ये तेरा स्टमक है, ये तेरे पैर है, तेरा ये तेरा जो है वो सेंसर्स लगे हैं कि हाँ तू देख रहा है एनवायरमेंट। इतना छोटा सा इंसेक्ट जिसके बारे में सोचते भी कभी नहीं है, कितना यूनिक है, कैसे बनाया होगा उसको, कैसे बना होगा इस प्रकृति में। मतलब प्रकृति से बड़ा तो कोई क्रिएटर नहीं है। समझ रहे हैं बात को? अद्भुत, विस्मयकारी है, जिसको बोलते हैं हम
मतलब ऐसा जो आपको अमेज कर दे। फिर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, पॉपुलेशन स्टेबल होती है, केवल सीजनल फ्लक्चुएशन देखने मिलते हैं। मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, एक जनसंख्या के जो मेंबर्स होते हैं वो कैरेक्टरिस्टिक में वेरी करते हैं कि कोई भी दो जीव एक समान पूरी तरीके से नहीं होते हैं, कि भले ही ऊपर से आपको सिमिलर दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनके जेनेटिक लेवल पे अंतर उनमें देखने हमको मिल सकते हैं, ठीक है ना, एक्सेप्ट ट्विंस की बात छोड़ दें आप, बाकी सब जीवों में फर्क आपको देखने मिलेगा। आप ध्यान से बात सुनिए, इवोल्यूशन की प्रोसेस पॉपुलेशन पर लागू होती है, इवोल्यूशन की प्रोसेस पर जहां काम करती है उस इकाई को हम बोलते हैं पॉपुलेशन बोलते हैं, उस पर वो लागू होती है बेटा, ठीक है ना। लेकिन जब हम बात करते हैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल्स के तो जीव होते हैं उनके अपने जेनेटिक कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सर्वाइव करने लायक है या नहीं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन पूरी जनसंख्या पर एक साथ देखने मिल रहा है। और जब नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं मतलब ये है कि जो जो एक पॉपुलेशन थी उसमें से कुछ जीवों के पास जो कैरेक्टर होंगे वो चुन लिए जाएंगे, बाकी खत्म हो जाएंगे, ठीक है, उनकी जनसंख्या बनेगी। इन फैक्ट द फैक्ट दैट थ्योरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, मानते हैं कि थ्योरेटिकली जनसंख्या का साइज एक्सपोनेंशियली बढ़ सकता है इफ एवरीबॉडी रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, हर एक अपना पूर्ण रिप्रोडक्शन करता रहे के। और ये फैक्ट को हम बैक्टीरियल पॉपुलेशन में देख सकते हैं, बैक्टीरियल पॉपुलेशन को हम एक्सपोनेंशियली ग्रो करके देख सकते हैं। एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज आर रियलिटी आर लिमिटेड, हम ये पाते हैं कि सच्चाई ये है कि पॉपुलेशन का साइज लिमिटेड होता है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को वो शो नहीं करता है। उसके पीछे कारण ये होता है कि रिसोर्सेज के लिए कंपटीशन करना पड़ता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिसोर्सेज? फूड है और हैबिटेट है, रहने की जगह, खाने को भोजन, यही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है जिसके लिए सबसे अधिक जीवों के बीच में कंपटीशन होता है। इसलिए अनलिमिटेड ग्रोथ पॉपुलेशन की देखने हमको नहीं मिलती है, ठीक है, क्लियर। ओनली सम सर्वाइव एंड ग्रो एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स दैट कुड नॉट फ्लोरिश, के केवल कुछ जीवित बचते हैं और वे कई सारे मर जाते हैं, और उनके मर जाने पर जो भोजन बचता है, रहने को जगह बचती है, उसको ये बचे हुए जीव इस्तेमाल करते हैं। द नोवेलिटी एंड ब्रिलियंट इनसाइट ऑफ डार्विन वाज दिस, अब ध्यान से बात सुनिए, बड़ी डार्विन ने सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बतलाई जिसने वैज्ञानिकों को अफेक्ट किया, प्रभावित किया, साइंटिस्ट इस बात से सहमत हुए। क्या डार्विन ने जो बताया, उनकी पूरी की पूरी जो डार्विन की जो थ्योरी है उसका जो सबसे बड़ा क्रक्स है, सबसे बड़ा जो कॉन्सेंट्रेट चीज है वो ये कि इन्होंने बताया कि ही असर्टेड दैट वेरिएशंस, विभिन्नताएं ऐसी जो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाएं, हेरिटेबल वेरिएशंस, जिसके कारण विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, जिसके कारण जो कुछ जीव ऐसे हैं जो रिसोर्सेस का दूसरों की तुलना में बेहतर इस्तेमाल कर पाते हो, जिसके कारण कुछ जीव जो रिसोर्सेस का दूसरों की तुलना में बेहतर इस्तेमाल कर पाते हो वो जिंदा बच जाते हैं, ठीक है। एडॉप्टेड टू हैबिटेट बेटर, वहां रह पाते हैं, अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, चूंकि वही जीवित बचे हैं, वही रह पा रहे हैं, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने जैसी और संतानों को छोड़कर जाते हैं, तो एक नई प्रजाति का विकास होता है। डार्विन ने कहा सारा खेल इसी बात का है, संघर्ष का। डार्विन ने कहा कि जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। डार्विन ने कहा कि भैया ऐसा है कि संघर्ष तो जो है वो होता रहेगा, होगा जीवों के बीच में, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, कुछ बचेंगे, अधिकांश मर जाएंगे। जो बचेंगे वो बचे हुए, जो मरने के बाद जो बचा फूड है ना उसका इस्तेमाल करेंगे वो, और अपने जैसी जनसंख्या को वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हैंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, इसीलिए एक समय काल के बाद, कई पीढ़ियों के बाद सर्वाइवर जो बचे हुए हैं वो अधिक संतानों को छोड़ जाएंगे और पॉपुलेशन का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, ओवरऑल लक्षण पॉपुलेशन का बदल जाएगा और नए फॉर्म हमको देखने मिलेंगे, नए रूप हमको देखने मिलेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब डार्विन का ये कि एक समय काल के बाद में, कई जनरेशन के बाद में क्या होगा, जो बचे हुए जीव थे वो अपनी इसी कई जनसंख्या को बढ़ाएंगे और पॉपुलेशन का ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक, किसी जमाने में ऐसे भी जीव मिलते थे वो बात ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो तो खत्म ही हो गए पहले। अब जो जिंदा बचे ना वो ग्रो करते रहे,
और ऐसा नहीं है कि इनमें कुछ रुक गया है, इनके अंदर भी कंपटीशन चलता रहेगा। एक समय के बाद पॉपुलेशन के मूल कैरेक्टरिस्टिक काफी हद तक बदल चुके होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, आ रहा मजा, बट पहले बताओ, देखो इवोल्यूशन एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं पूरी शिद्दत से कहानी के समान ही पढ़ाता हूं। मुझे मालूम है कि ये बहुत बोर लगता है लोगों को, लेकिन मुझे मालूम है ये मेरे लिए चैलेंजिंग है। जो बोर है वही सबसे मजेदार है। ठीक है, आपको एक बात बताऊं, मैं दुनिया में मेरा निजी अनुभव जो है, जो लोग थोड़े गंभीर होते हैं, लोगों से भी कम थोड़ा इंटरेक्ट कर पाते हैं, ज्यादा एक्सट्रोवर्ट नहीं होते हैं, ठीक है, मेरा निजी अनुभव है। देखो आपका अनुभव वेरी कर सकता है मुझसे, बिल्कुल वेरी कर सकता है बेटा, है ना। मैं जिन लोगों से इंटरेक्ट किया, वे लोग मैंने पाया है कि वो ज्यादा ट्रस्टवर्थी होते हैं, बहुत ट्रस्टवर्थी लोग होते हैं, जो मेरा अनुभव है। मैंने एक चीज और सीखी है कि भरोसा जो है ना, जब किसी व्यक्ति को जिम्मेदारी दी जाती है तो उसके पास हमेशा चॉइस होती है कि भरोसा वो बनाए रखे या तोड़ दे। किसी बच्चे ने मुझसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया था, मैंने लिखा था कि अभी हम लोगों ने एक साइट ऑफिस भोपाल में ओपन किया, तो उसमें बच्चे ने लिखा कि सर आप स्टाफ का रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, आपको कैसे मालूम चलता है कि वो स्टाफ लॉयल है या नहीं है। नहीं बेटा, जिंदगी में आपको ये कभी मालूम नहीं चल पाएगा कि कोई व्यक्ति लॉयल है या नहीं है। आपको सिर्फ इतना मालूम चलेगा कि उसके सामने क्या अपॉर्चुनिटी आई थी और उसने कैसे बिहेव किया, क्या उसके पास चैलेंजेस आए थे, उसने कैसे उसको रिएक्ट किया। बस यही है इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। लॉयलिटी डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास क्या अपॉर्चुनिटी थी, तब उसने आपको छोड़ा या नहीं छोड़ा। जिम्मेदारी दीजिए, सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, ऑब्जर्व कीजिए, नजर रखिए कैसे काम करता है वो, देखिए उसको, ग्रो कीजिए, ग्रूम कीजिए, फिर वो उसकी मर्जी है कि वो लॉयल है या नहीं है। जिंदगी में मैंने देखा है कि जो लोग लॉयल होते हैं, ईमानदार होते हैं, अपने काम को अपनी पूजा समझते हैं, वे लोग सबसे बेहतर ग्रो करते हैं। ज्यादा उछल कूद करने वाले लोग जो है बहुत आगे नहीं जा पाते, कहीं ना कहीं रुक जाते हैं वो। खैर, मेरी अपनी लर्निंग्स हैं जो आपको मैंने शेयर किया, ठीक है। हम चलिए तो मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन, ये भिन्नताएं आई कहां से, प्रजातिकरण कैसे हुआ, ये प्रश्न सामने आते हैं, ठीक है। अब यहां पर जिक्र आया, इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप के, मेंडल ने बतलाया था कि, अब देखो मेंडल जो है इनकी बात को डार्विन के बाद सुना, मेंडल की बात को, मेंडल जो है इनकी बात को डार्विन के बाद सुना गया। यदि डार्विन के समय मेंडल को रिकॉग्निशन मिलता, मैंने आपको एक कहानी बताई थी जेनेटिक्स में कि डार्विन के कारण मेंडल को पूछा भी नहीं गया। बाजार में होता ना, जब आप सब्जी लेने जाते हो तो कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं, टिंडा ले ना ले, ठीक है भैया लेते हैं, वो बैगन वेगन जो होते हैं छोटे वाले, भट्टा बोलते हैं लोग, ठीक है। कहावत है कि तो भट्टे के भाव भी नहीं बिकेगा, मतलब सबसे सस्ती सब्जी भट्टा बैगन, ऐसी कहावत लोग बोलते हैं, हिंदी में कहावत है। तो मतलब जो है डार्विन के सामने मेंडल के को पूछा भी नहीं गया। और मैं कह रहा हूं, अरे डार्विन के सामने मेंडल की बातें सामने आ चुकी होती है और मेंडल को डार्विन ने समझने की कोशिश की होती ना उस समय टाइम फ्रेम में, तो इवोल्यूशन की कहानी को डार्विन और बेहतर प्रकार से बता पाते। डार्विन का ही नुकसान हुआ, मेंडल का तो नुकसान यह हुआ कि मेंडल को पता ही नहीं चला अपने पूरे जीवन काल में। मेंडल दुनिया के सबसे अनफॉर्चुनेट साइंटिस्ट कहे जाएंगे, इतनी बड़ी खोज कर गए, जेनेटिक्स की पूरी नींव रख के चले गए, लेकिन बंदे को यह मालूम नहीं चला मृत्यु पर, जब मरते वक्त तक पता नहीं चला उसे कि उसने कुछ खोजा था। उनकी डेथ के बाद साइंटिस्ट ने जो है 1900 में, 1900 में ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस, शेरमार्क, इन्होंने जो है मेंडल की रीडिस्कवरी की।
अरे तो मेंडल तो बहुत बड़ी चीज बता के गए थे, क्या पहले के लोगों को दिमाग नहीं लगाया, क्या बता के गए थे वो, कितना बढ़िया बता के गए। बैटसन जो है बड़े जेनेटिक्स थे, बड़े साइंटिस्ट थे। बैटसन ने अनाउंस किया डार्विन के वर्क को, भाई मेंडल के वर्क को, बैटसन ने मेंडल के वर्क को अनाउंस किया कि कहां लगे हो भैया, मेंडल बहुत बड़ी चीज थे। सादगीपूर्वक जीवन गुजारते हुए मृत्यु भी हुई उनकी, पूछे नहीं कोई भी उनको। मानते हैं डार्विन बड़े वैज्ञानिक थे, मानते हैं, पर डार्विन का मेंडल का आपस में कोई कंपेयर नहीं है, कोई कंपेयर नहीं है। डार्विन एक मनमोहक पर्याप्त प्रेक्षणों के साथ एक ऐसी कहानी बता गए जिसने लोगों की सोच को बदल दिया। पर उसके बारे में हम अभी केवल एविडेंसेस ढूंढ रहे हैं, फॉसिल ढूंढ रहे हैं, पता लगा रहे हैं कि बहुत सारे लिंक है उसमें। मतलब अभी भी ऐसा नहीं कि इवोल्यूशन को पूरी तरह समझ पाए, कई सारे पॉइंट है समझना बाकी है। लेकिन मेंडल जो बता गए वो तो सॉलिड है एकदम। मोनोहाइब्रिड कॉस्ट, डायहाइब्रिड कॉस्ट, क्या मतलब जेनेटिक्स कैसे काम करता है, पूरा फंडा बता के चले गए वो। तो मतलब काम तो तगड़ा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी जीवन काल में सामने नहीं आ पाया। तो देखिए अब क्या लिखता है, इनसाइट लिखता है कि इवन दो मेंडल हैड टॉक्ड ऑफ इनहेरिटेबल फैक्टर्स, जो आज के जीन्स हैं, फिनोटाइप को अफेक्ट करते हैं, जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, बाहरी जो रूप होता है उसे फिनोटाइप कहते हैं। डार्विन आइदर इग्नोर्ड दिस ऑब्जर्वेशन और कैप्चर। अब देखिए क्या लिख रहा है इनसाइट, डार्विन ने या तो मेंडल को भाव ही नहीं दिया कि क्या बोला मेंडल ने, या चुपचाप रहे। कौन दिमाग लगाए, ठीक है, अपने काम से फोकस करो, ठीक है, जो भी सोचा होगा उन्होंने उस समय, है ना। इन द फर्स्ट डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के फर्स्ट डिकेड की बात कर रहे हैं, ठीक है। ह्यूगो डी ब्रीज बेस्ड ऑन हिज वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज। इवनिंग प्रिमरोज का साइंटिफिक नेम होता है ओइनोथेरा लैमार्कियाना। लिख लेना, गलती करते कई बार हम लोग, है ना, कि ओइनोथेरा लैमार्कियाना पर किसने प्रयोग किया, ऑप्शन ए दे देते हैं वो लैमार्क, दूसरा देते हैं आपको ह्यूगो डी ब्रीज। आंसर क्या है, ह्यूगो डी ब्रीज। ओइनोथेरा लैमार्कियाना मतलब इवनिंग प्रिमरोज पर एक्सपेरिमेंट किया, और इन्होंने आइडिया ऑफ म्यूटेशन के विचार को दिया, जो कि पॉपुलेशन में होने वाला सडन डिफरेंस होता है, जो जनसंख्या में एक अचानक से परिवर्तन लाता है, बड़ा परिवर्तन लेके आता है, और ये नाइट्रो बूस्ट के समान काम करता है। याद है ना, मैंने शुरू में कहा था, वीडियो गेम के बारे में कहा था कि नाइट्रो बूस्ट, ठक से गाड़ी आगे बढ़ गई एकदम से, चल रहा था धीमे धीमे, चल रहा था, इवोल्यूशन चल रहा था कि क्या हुआ, इमेजिन करते हैं कि इवोल्यूशन धीमे धीमे इवोल्यूशन चल रहा था, ये चल रहा है इवोल्यूशन, ठीक है, मैं हट जाता हूं, ऐसे चल रहा है इवोल्यूशन, ठीक है। म्यूटेशन आया, देखिए अब इसको मैं इवेंट को बताने की कोशिश करूं, ठीक है। अब ध्यान देखिए, मैंने एक ग्राफ बनाने की कोशिश की, क्या घटना क्या घटती, देखिए ये था कंटिन्यूअस वेरिएशन, लगातार आने वाले परिवर्तन है, ठीक है ना, कंटिन्यूअस वेरिएशन है कि लगातार धीमे धीमे कैरेक्टर इवॉल्व कर रहे थे, पहले से बेहतर हो रहे थे, पहले से थोड़ा और बेहतर हो रहे थे, पहले से थोड़ा और बेहतर हो रहे थे, पहले से थोड़ा और बेहतर हो रहे थे। लेकिन एक झटके के साथ, यहां पर ये पॉइंट देखिए ना, एक झटके के साथ में एक बड़ा परिवर्तन आ गया, एक बड़ा परिवर्तन आया, और ये परिवर्तन फेवरेबल है, जरूरी नहीं हर बार ये फेवरेबल हो, जरूरी नहीं है, ठीक है, पर एक बड़ा परिवर्तन आया जो फेवरेबल हुआ, मान लो सडन जेनेटिक चेंज, हमने लिखा सडन चेंज, ठीक है, फेवरेबल था मान लो ये, तो क्या हुआ, जैव विकास को बूस्ट मिला, इवोल्यूशन का स्पीड अप हुआ कि नहीं हुआ, इवोल्यूशन एकदम से स्पीड अप हो गया, बोल के मतलब डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन एब्रप्टली आया पॉपुलेशन के अंदर, और झट से इवोल्यूशन का स्पीड अप कर दिया उसने। दे आर द फ्यूल ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है, सडनली आया। ही बिलीव्ड दैट इट इज म्यूटेशन दैट कॉजेज इवोल्यूशन, वो मानते थे ह्यूगो डी ब्रीज कि उत्परिवर्तन ने इवोल्यूशन को किया है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट कहते हैं कि डार्विन भी सही है, ह्यूगो डी ब्रीज भी सही है। डार्विन जो कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन,
बिल्कुल सही बात है, लेकिन डी ब्रिज जो कहते हैं म्यूटेशन वो भी पॉसिबल है, बिल्कुल हुआ है, ठीक है, एंड नॉट द माइनर वेरिएबल हेरिटेबल द डार्विन टॉक्ड अबाउट के। अब दोनों के बीच कंट्रोवर्सी हो गया। ह्यूगो डी ब्रिज बोलते हैं कि भैया ऐसा है कि म्यूटेशन होने पर ही इवोल्यूशन होता है, डार्विन कहते हैं नहीं, कंटिन्यूअस धीमे धीमे इवोल्यूशन होता है। दोनों सही हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। आज के मॉडर्न डार्विनिज्म की बात करें हम, तो हम दोनों थ्योरी को शामिल करते हुए बात करते हैं, ठीक है। म्यूटेशंस आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विनियन वेरिएशंस आर स्मॉल एंड डायरेक्शनल के। देखिए कहने का मतलब ये, मैंने कहा आपसे कि जो डार्विनियन वेरिएशन है, ठीक है, वो ऐसे 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 लगातार धीमे धीमे एक दिशा में चल रहा है, ठीक है ना। ये हो गया है डार्विन का डार्विनियन वेरिएशन हो गया है, ठीक है। म्यूटेशन क्या है? सडन एब्रप्ट चेंज के, ऊपर हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, यहां होगा सब मर जाएंगे, यहां होगा सिलेक्ट कर गए, मतलब अनफेवरेबल, अनफेवरेबल ये हो सकता है, या फेवरेबल ये हो सकता है। फेवरेबल म्यूटेशन होगा तो जैव विकास बूस्टअप कर जाएगा और फिर कंटिन्यूअस इवोल्यूशन होने लगा, ठीक है ना। ये है सच्चा इवोल्यूशन का जो जो जो, जो कर्व है वो ऐसा ही होगा, ठीक। देखिए क्या लिखा है इसमें, इवोल्यूशन फॉर डार्विन वॉज ग्रेजुअल। डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन जो है वो क्रमिक विकास है, धीमे धीमे होने वाली घटना है, के जबकि डी ब्रिज बोलते हैं कि म्यूटेशन जो होता है, डी ब्रिज मानते हैं कि म्यूटेशन जो है वो प्रजातिकरण करता है, और वो उसे कहते हैं साल्टेशन कहते हैं। साल्टेशन मतलब होता है सिंगल स्टेप लार्ज इवोल्यूशन, दिस इज साल्टेशन, दिस इज साल्टेशन, एक स्टेप में होने वाला बड़ा, यानी पूरे करैक्टर बदल के एक झटके में के। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को बोलते हैं साल्टेशन, क्लियर, ठीक है। और पॉपुलेशन जेनेटिक्स जो होती है, जब उसका हम स्टडी करते हैं तो उससे हमें काफ़ी हद तक जो है जानकारी मिलती है, कैसे जो है वो कैरेक्टर चुने जाते हैं, कैसे जनसंख्या आगे ग्रो करती है, कैसे जेनेटिक जीन फ्रिक्वेंसी जो है अफेक्ट होती है, उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलिए बात समझ में आ रही है ना। देखो बेटा ऐसा है कि मैंने पहले भी कहा है कि इवोल्यूशन को मुझे दिल के साथ पढ़ाने दीजिए, क्योंकि वो आपको रटना कभी नहीं पड़ेगा। आपको आप लेक्चर सुनेंगे और आप बहुत सारे एमसीक्यू लगा लेंगे। आप बन रहे हैं ना क्वेश्चन, आप लगा रहे हैं, आपको डीपीएस में कई सारे क्वेश्चन बेटा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा पॉपुलेशन जेनेटिक्स के ऊपर बात करेंगे। हालांकि इसका हिस्सा हम ऑलरेडी जेनेटिक्स के अंदर कवर कर चुके हैं, एक हिस्सा इसका हम पूरा के, लेकिन फिर से हम ब्रीफली रिवाइज करेंगे उस चीज को। अब तो आप जो हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम जो मैंने आपको जेनेटिक्स में पढ़ाया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ाया हुआ है, उसको एक बार देख लेना आप, कायदे में उसको वहां होना चाहिए। पर यहां पर चूंकि पॉपुलेशन जेनेटिक्स की बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर भी हम उसको पढ़ते हैं, तो एक बार मैं ब्रीफ रिवाइज कर लूंगा ताकि बच्चे कंफ्यूज ना करें। तो एक लेक्चर हम पिछली अगले लेक्चर में उसको हम कवर कर लेंगे। ऑल्दो वो रिपीटेशन ही होगा, वो उन कॉन्सेप्ट का ही दोहराव होगा, लेकिन एक बार पढ़ लेने में कोई बुराई नहीं है। घंटा भर लगा के हम कम से कम हम चीजों को एक बार ब्रशअप कर लेंगे बेटा, है ना, ठीक है। तो नाराज मत होना कि सर ये तो आपने प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में पढ़ा दिया है, दोबारा पढ़ा रहे हो। तो बेटा मैं दोबारा मेहनत कर रहा हूं तो आपके लिए कर रहा हूं, है ना, ठीक है। अच्छे बच्चे हैं ना आप सब, पढ़ने वाले मेहनती कमांडोस, यस, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.